पीपल एज अ रिसोर्स, क्या ये पॉसिबल है? अब इस चीज को समझने के लिए आपको पास्ट में जाना होगा। स्टार्टिंग में क्या था कि ह्यूमन टोटली डिपेंडेबल था नेचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो हुई नहीं थी। लेकिन अगर यही चीज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा ग्रो कर ली है कि वो नेचर के ऊपर डिपेंडेबल बेशक है, लेकिन अब वो उसके साथ चेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अक्सर डिस्कस करते हैं, गर्मी लगी है तो फैन या एसी ऑन कर दिया। अगर हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल है। हम बैठे बैठे किसी से भी वर्बली या फिर फेस टू फेस आराम से बात कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के थ्रू। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाई है। और किसी भी कंट्री के अंदर वहां के जो पॉपुलेशन है ना, वो सबसे बड़ा रिसोर्स मानी जाती है। तो इस लेसन के अंदर बेसिकली आपको यही बताया गया पीपल एज अ रिसोर्स कैसे काम किया जाता है। तो इस वन शॉट वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम। मेन कंटेंट की बात करें, तीन मेजर टॉपिक के ऊपर अच्छा सा फोकस रखना। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मैन एंड वुमेन के थ्रू की जाती है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट और उसके टाइप्स। यही इस लेसन का मेन कंटेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, जो कि अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और एडवांटेज ऑफ अ मोर एजुकेटेड और अ हेल्थियर पॉपुलेशन, यही सारा कंटेंट जो हमने अभी कवर किया उसके बारे में बात करेंगे। पहले आएगी ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, जो कि वर्केबल है। अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे वर्क करता है देखिए, पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक रादर देन अ लायबिलिटी। तो जो पॉपुलेशन होती है ना, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए एक एसेट का काम करते हैं, ना कि लायबिलिटी, ठीक है। तो एसेट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे चल के हमें अर्न करके देता है। पॉपुलेशन बिकम अ ह्यूमन कैपिटल वेयर देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जितना ज्यादा हम इनके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना ही ज्यादा हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन देम, एंड स्पेशली ह्यूमन कैपिटल इज अ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक अ लैंड एंड फिजिकल। और इसका मेन रीजन है कि दे कैन नॉट बिकम अ यूजफुल ऑन इट्स ओन। दैट्स इट, सिंपल सम। आगे हम बात करते हैं पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में, तीन चीजों के ऊपर, जिसमें एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग और हेल्थ इंक्लूडेड है। प्रोडक्टिव स्किल की और एबिलिटीज की बात करें तो वो वर्किंग पीपल के लिए किसी भी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट माने जाती है। पॉपुलेशन की एबिलिटी की अगर बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि ह्यूमंस ही है जो आगे इन चीजों को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मेन टॉपिक की बात करें जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, तो क्या बात की गई है देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। इट क्रिएट इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। अब सवाल ये आता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है, तो पहले इसे समझ लेते हैं, फिर बाद में अपना मेन टॉपिक समझेंगे। तो देखिए, सेक्टर के अंदर, स्पेशली इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर हमें तीन टाइप की मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। इस सेक्टर की अगर कुछ एग्जांपल की बात करें तो एग्रीकल्चर तो है ही, इसके अलावा फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। बेसिकली हम इसमें रॉ के बारे में बात करते हैं, रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्टर का जो रॉ मटेरियल होता है उसी का यूज करते हैं। इसके अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उनकी बात आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मैन्युफैक्चर सेक्टर। दिस सेक्टर कंसिडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यानी अगर कोई लकड़ी है तो उसे बेड बना दिया, अलमीरा बना दी, ये चीजें इस वाले सेक्टर में देखने को मिलती है। और जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज है या आप डेवलप कंट्री की बात करोगे तो वहां पर आपको सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करता भी दिखाई देगा। थर्ड की बात करें जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, टर्शरी की बात हो रही है, तो इस सेक्टर के अंदर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करें तो उनको आगे बढ़ाने का काम टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का ही आता है। यानी मान लो कि एक रॉ मटेरियल का आपने यूज करके बहुत सारे अलमीरा बनाए, तो उस अलमीरा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ट्रांसपोर्ट का है, और ट्रांसपोर्ट क्या प्रोवाइड करा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये तीनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। होप सो कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में तो अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है।
होती है। सिंपल तरीके से समझेगा, मार्केट एक्टिविटी वो होती है जहां पे मैन एंड वुमेन एक तरीके से जो काम करते हैं तो उनसे मॉनेटरी गेन होती है, यानी कि उनकी जो उनकी नीड्स होते हैं उनसे वो सेटिस्फाई होते हैं। जैसे कि इस एक्टिविटी में वर्कर, फार्मर, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर, ये सारी चीजें इसी एक्टिविटी में आती है। यानी कि कोई भी काम जिसके बदले आपको मनी मिलेगी तो वो मार्केट एक्टिविटी कहलाई जाती है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसमें हम काम तो करते हैं, बस एक कैजुअल तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है, सोशली भी आप कह सकते हो, तो उनके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा। जैसे इसके अंदर पूजा हो गया घर के अंदर, ठीक है, हाउसकीपिंग हो गया या फिर कुकिंग हो गया, ये सारी चीजें आप नॉन मार्केट एक्टिविटी में कंसिडर करते हैं जिससे मॉनेटरी गेन नहीं होती है, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क परफॉर्म अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि हमने बात करी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। सोसाइटी के अंदर ज्यादा मेल डोमिनेट करते हैं, आज के समय भी ऐसी है, लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी काफी आगे बढ़ रहा है क्योंकि वेरियस टाइप के लॉज लाए जा रहे हैं और एम्पावरमेंट जैसी चीजें चल रही है, जो कि अच्छा है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय वुमेन। जैसे वुमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, हाउसकीपिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। मैन वर्क इन द फील्ड। तो वही काम है कि जो वुमेन है वो ज्यादा घर का काम और जो मैन है वो ज्यादा बाहर का काम ज्यादा करते हैं। तो ये परफॉर्म किया जाता है दोनों के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को लेकर। अब इसमें मेजरली हमें दो चीजों के बारे में जानना है, एक है एजुकेशन से रिलेटेड और दूसरा है हेल्थ से रिलेटेड। सबसे पहले बात एजुकेशन की, तो देखिए आप जानते हो एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि सोसाइटी में रहकर आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाना, और क्योंकि बहुत सारी नीड्स होती है और एक एजुकेटेड पर्सन उन चीजों को सॉल्व करने में काफी ज्यादा पोटेंशियल भी रखता है। तो दैट इज द रीजन कि एजुकेशन को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। Education is the process of learning for acquisition of knowledge and it is an important input for growth of a person। तो आप जानते हो लर्निंग के लिए तो बहुत सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो पर्सन की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो काफी हेल्पफुल होती है। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द लिटरेसी रेट। व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड देन अ फैमिली कैन बी एजुकेटेड। तो सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बेसिकली डिपेंडेबल ऑन लिटरेसी रेट। तो जितना ज्यादा लिटरेसी रेट होगा तो उस कंट्री का डेवलपमेंट भी काफी अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर पर्सन एजुकेटेड है तो ऑब्वियसली उसकी फैमिली एजुकेटेड है, और फैमिली एजुकेटेड है तो इससे इंपैक्ट पड़ता है कि सोसाइटी भी एजुकेटेड है और कंट्री भी एजुकेटेड है। अब एजुकेटेड होने से क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं आपको बोलूं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें से 99.9% ऐसी ही कंट्री होगी जहां का लिटरेसी रेट 90% के क्रॉस ही आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों है? और जबकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे एजुकेशन का नाम निशान नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा फर्क डालता है इन चीजों के ऊपर। आफ्टर दैट सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड एंड हेंस लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री कैन इंक्रीज। जैसा कि हमें ग्रोथ तो इंडिया में भी देखने को मिली है। अगर आप 1950 से लेकर अब तक का डेटा देखोगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिटरेसी रेट में चेंजेस भी हमें देखने को मिला है। कहा जाता है कि एक एजुकेटेड पर्सन कैन अर्न मोर इनकम कंपेयर देन अनएजुकेटेड पर्सन बिकॉज ऑफ देयर स्किल। हालांकि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, कमेंट करके आप बोल भी सकते हैं अरे सर जी ऐसा थोड़ी है, कुछ ऐसे भी जन है जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन बात वहां लाखों करोड़ों कमाने की नहीं हो रही है, बात यहाँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। अगर कोई लाखों करोड़ों कमा भी रहा है अनएजुकेटेड पर्सन, तो फिर भी वो अपने साथ उन्हों को ही हायर करता है जो कि उनके बिजनेस में ज्यादा हेल्प कर सके, तो वो भी एजुकेटेड ही होते हैं ज्यादातर। तो यहां पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। फॉर दिस टर्म नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन इंक्रीज। ऐसे में देश की जो राष्ट्रीय आय वो भी बढ़ जाती है। गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन आल्सो बी एनहांस्ड थ्रू द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अगर आप बात करोगे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, तीन टाइप से आपको मिलेगा कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक्स बेटर यूज अ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम एंड इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी एंड आल्सो एनहांस द नेशनल इनकम, कल्चरल रिचनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स लाइक एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें एक तरीके से काफी पुश करती है सोसाइटी में लोगों को और ज्यादा अवेयर करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की। आप ये डेटा देख सकते हो, मतलब सेंसस ऑफ इंडिया है, ठीक है, 2021 के अकॉर्डिंग पब्लिश्ड है। अगर आप यहाँ पे ब्लू वाला देखोगे बाहर तो वो आपको पर्सन का मिलेगा, बाकी मेल और फीमेल का जो है वो रेड एंड ग्रीन वाला है। तो एक डोमिनेंट तरीके से 1951 से लेकर 2018 तक आपको यही मिलेगा कि मेल का जो लिटरेसी
लिटरेसी रेट है वुमेन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ठीक रहा है। लेकिन आप एक चीज ये भी नोटिस करोगे कि वुमेन का जो लिटरेसी रेट है वो 1951 से लेकर 2018 तक उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। ऐसा नहीं कि वो स्टेबल है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। तो ये ओवरऑल एक तरीके से इंपॉर्टेंस बताई जा रही है एजुकेशन की कि किस तरीके से गवर्नमेंट इन चीजों को प्रमोट करने का काम करती है। बाकी आप यहां देख सकते हो इन चीजों से आपको और फर्क पड़ेगा। 1950 एंड 51 का डेटा देखिए, नंबर ऑफ कॉलेज उस समय 70-50 थे, आज 2019-20 के अकॉर्डिंग 44,000 से ज्यादा हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी उस समय 30 थी और आज 1,000 से ज्यादा हो चुके हैं। स्टूडेंट 2,63,000 थे और आज तो करोड़ों में जा पहुंचे, कंपटीशन इतना ज्यादा है। टीचर इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज 24,000 के समथिंग और आज आप लाखों में देख सकते हो। तो क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो गए जिससे कि एजुकेशन प्रमोट होता जा रहा है और जो कि कंट्री के लिए काफी बेस्ट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेल्थ की, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य है तो आपके लिए जान है। एन अनहेल्थी पर्सन इज अ बर्डन ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भैया अक्सर ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स टर्म्स में जो अनहेल्थी पर्सन होते हैं वो तो बोझ माने जाते हैं देश के लिए। अ हेल्थी माइंडसेट क्रिएट हेल्थी एनवायरनमेंट फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। हेल्थी एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी, क्योंकि एक अच्छा दिमाग क्या करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का काम करता है और डेवलपमेंट के लिए कंट्री के एक तरीके से हेल्थी एनवायरनमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी मान लीजिएगा। इंडिया की बात करें हम, स्टेट लाइक बिहार, यूपी हैव अ फ्यू मेडिकल कॉलेजेस, दिस स्टेट हैव पुअर हेल्थ कंडीशंस। ऑब्वियसली हमें हर बार डेटा में ये देखने को मिलता रहा है। लेकिन अगर आप ऑन दी अदर हैंड देखोगे कुछ ऐसे स्टेट स्पेशली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ जो मेडिकल कॉलेज है वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि 181 में से आउट ऑफ 81 तो यही है। इंडिया जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में काफी डाउन नीचे भी है, 147 इन 51 एंड 34 इन 2016। तो ये काफी ज्यादा एक तरीके से बड़ी अचीवमेंट है। अगर आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में नहीं पता, हालांकि मैंने पहले ही बता रखा है, तो इसमें बेसिकली यही होता है कि जो बच्चे 1 साल की एज में अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो वो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसिडर किया जाता है और ये किसी भी देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 1951 में ये 147 था और प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 34, तो ये ग्रेट अचीवमेंट है हेल्थ सेक्टर के अंदर। क्रूड बर्थ रेट की बात करें, ये ड्रॉप हुआ है 20.4 से लेकर और डेथ रेट 6.4 इन 2016, काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो इसका मतलब होता है लिविंग बर्थ अकोरिंग इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर 1000, यानी कि एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। इसके अलावा ये टेबल के अकॉर्डिंग में और ज्यादा आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देश के लिए सबसे बड़ी समस्या, सिर्फ हमारे नहीं किसी भी देश के लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। एक्सप्लेन करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फिनोमिनन दैट अकर व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। अक्सर आपने देखा होगा कि वेल एजुकेटेड पर्सन वो छोटे मोटे काम नहीं करते, हालांकि वो छोटे मोटे काम कर सकते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन जब बात लेवल की आती है, जैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं, अगर किसी को पकोड़े ही तलने हैं, है ना, तो एक तरीके से वो इतना ज्यादा उसे स्टडी करने की क्या नीड है, वो काम वो पहले भी कर सकता है। अब उसके कुछ अपने डिजायर रहेंगे कि उसने ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर वो उस फील्ड में जाना चाहता है और उस फील्ड में उसका नंबर नहीं लग रहा जबकि वो हार्डवर्क कर रहा है, या बहुत सारे XYZ रीजन हो सकते हैं, तो वो टाइप का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो लेवल है वो अलग तरीके का है, क्योंकि उसमें उसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो ये चीज होती है, तो इसे ही हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और देश के अंदर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या भी माने जाती है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र करने वाले। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ लायबिलिटी टू द नेशन। तो ये एसेट नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, ये जबकि लायबिलिटी है, देनदारियां हैं। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ द मैन पावर रिसोर्सेज। इससे क्या होता है, मैन पावर का जो मेन रिसोर्स है वो किल होता चले जाता है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, दैट इज द रीजन प्रॉब्लम हो जाती है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में देखें तो एक सीजनल, डिसगाइड और अर्बन, 3 टाइप की होती है। सीजनल की बात करें, नाम से पता चल रहा है, इन केस ऑफ सीजन अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। अक्सर ऐसा किसानों के साथ ज्यादा होता है या जिनका सीजनल वर्क होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का एसी का काम है तो एसी कौन से मंथ में सबसे ज्यादा चलेगा, वो गर्मियों में
ज्यादा चलेगा, और जबकि सर्दियों में वो कोई और काम नहीं रहेगा तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उन्हें चुनना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी अर्निंग उनका जो मेन प्रोफेशन है उनसे होती है तो वो सीजनल में गिना जाता है। जनरली एग्रीकल्चर की बात इसलिए आती है क्योंकि यहां पे ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इन एग्रीकल्चर सेक्टर सम सीजनल फूड ग्रेन आर प्रोड्यूस, क्योंकि भैया जो वेजिटेबल या फ्रूट जो भी है वो अपने टाइम पे ही वहां पे सोइंग होते हैं और उगाए जाते हैं। सो द फार्मर आर एम्प्लॉय ओनली इन पर्टिकुलर सीजन। तो ये तो सीजनल होगी मौसम के अनुसार। डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा खराब होती है, जैसे इट रेफर टू अ सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर इन अ जॉब इज मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। यानी कि जरूरत है 5 जनों की और काम कर रहे हैं 10 जने, तो जो फालतू के 5 जने कर रहे हैं तो वो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ वर्कर इज डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जांपल से समझते हैं, ये भी एग्रीकल्चर फील्ड का ही लेंगे क्योंकि ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर द फील्ड रिक्वायर्ड टू द सर्विस ऑफ द 6 people and 9 people are work in the same field, then 3 extra people come under the category of disguised employment. Production will not decrease when 3 people are removed. तो आसान भाषा में यही है कि भैया एक खेत में अगर 9 जने काम कर रहे हैं जिसमें से जरूरत सिर्फ 6 जनों की है, तो अगर वो 3 जने काम ना भी करें ना तो तब भी प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं होगा, वो लेवल वैसा ही बना रहेगा। बस उनके पास कोई काम नहीं है तो चलो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो इसे हम डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में कहा जाता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट वो है अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, इसमें क्या है देखिए, इन अकॉर्ड व्हेन द एजुकेटेड पर्सन डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन लेवल और हैज टू वर्क बिलो इट। यानी किसी ने एमबीए करा है और वो नॉर्मली कुछ काम कर रहा है, मतलब उसका लेवल इस जगह था, उसने इन्वेस्टमेंट इस टाइप का किया था और वो जॉब कोई काम कर रहा है एक छोटा मोटा, तो उसे हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ऐसा अक्सर उन जनों के साथ होता है जो किसी बड़े लेवल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पीपल हैविंग हायर डिग्री और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डू नॉट हैव वर्क टू डू, और अ कंप्यूटर इंजीनियर डिग्री होल्डर इज वर्किंग एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर इन अ फर्म। अब डेटा एंट्री ऑपरेटर तो आप 12th के बाद भी कर सकते हो। अगर किसी ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रखी है तो उसके लिए डेटा एंट्री कोई बड़ी चीज थोड़ी है, बस वो इस चीज में इसलिए लगा है क्योंकि वो जिस चीज के लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था अपना, जो बनना चाहता था वो नहीं बन पा रहा। अब ऐसा नहीं है कि उसके अंदर स्किल्स नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि वो क्रैक नहीं कर सकता। समटाइम्स सिचुएशन भी मैटर करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो 4 ईयर से वो एग्जाम ही नहीं निकल रहा, तो अब उसमें उसकी क्या गलती है। और हमारे देश के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनका एज क्राइटेरिया इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि किसी का अगर एज निकल जाए और वैकेंसी ही ना निकले तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चुनना पड़ जाता है। तो ये डिफरेंट बहुत टाइप का हमें देखने को मिलता है स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर, जो कि एक तरीके की बर्डन वाली अनएम्प्लॉयमेंट है। तो होप्स हो कि आपको तीनों अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब एक बार इनके इंपैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट्स पड़ता है अगर इन अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ऐसी बढ़ती रहती है। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, जैसा कि हमने पहले ही बात करी थी। पीपल हु आर एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी। जो लोग एसेट थे देश के लिए, जो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो आगे चल के लायबिलिटी बन जाते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। और कभी ना कभी सोसाइटी का प्रेशर, घर का प्रेशर और मेंटली डिस्टर्ब होना, बहुत ज्यादा चीजें होने लग जाती है। और अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, और इससे देश के जो संसाधन है उसके ऊपर भी ओवरलोड ज्यादा बढ़ता चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमिनल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। एंड लास्ट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज द इंडिकेटर ऑफ द डिप्रेस्ड इकोनॉमी, यानी कि क्राइसिस का सिंबल मिलना। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ फैमिली। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट के बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक कि क्राइम लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब लोगों के पास कोई काम नहीं होता है। तो आगे हम बात करते हैं इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हालांकि ये लेसन पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें कौन कौन सी चीजें एक इंपॉर्टेंट टर्म्स के तौर पे डायरेक्टली भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मैंने आपको बता दिया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज द डेथ ऑफ द चाइल्ड हु इज कम अंडर 1 ईयर ऑफ एज। और ये मेजर कैसे किया जाता है? बाय नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर द 1 ईयर ऑफ द एज पर 1000 लिव बर्थ। क्योंकि हम छोटा नंबर इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में वो आसानी होती है। बर्थ रेट, इट इज द नंबर ऑफ बेबी बोर्न देयरफॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है। और डेथ रेट बिल्कुल सिमिलर इसी का है। जहां पे बोर्न की बात हो रही है तो यहां पे डेथ की बात हो रही है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की अगर बात करें
तो एक तरीके का एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू है जो कि फाइनल गुड एंड सर्विसेज के द्वारा कंसिडर की जाती है। नेशनल इनकम की बात करें, देश की राष्ट्रीय है, तो ये भी एक तरीके का एस्टिमेशन है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंट्री के द्वारा एक गिवन टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का जो कि ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो एक तरीके से इसके अंदर ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ये सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ को भी आप कंसिडर कर सकते हो। और पीपल एज अ रिसोर्स एक तरीके से कंट्री के लिए एक वो वर्क फोर्स है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती है अपनी स्किल और एबिलिटी के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें पीपल एज अ रिसोर्स से रिलेटेड थी। होप सो कि इस वन शॉट वीडियो में आपको एक कंप्लीट चैप्टर काफी अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का जल्द ही मिलेंगे।